दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम क्या है, प्रकाश। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, प्रकाश क्या होता है। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करते हैं। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित या उससे परावर्तित हुआ हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु जो है उसको हम तभी देख पाते हैं जब क्या हो कि उस वस्तु से आने वाला प्रकाश जो है या उससे परावर्तित होने वाला प्रकाश जो है वो हमारी आंखों में पहुंचता है, तभी हम प्रकाश को देख पाते हैं। क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई सतह मान लीजिए, इस सतह के ऊपर जब कोई भी प्रकाश जब गिरता है तो ये प्रकाश जो है इस सतह के ऊपर गिरने के बाद इससे हो सकता है इससे परावर्तित हो जाए, या फिर हो सकता है कि प्रकाश जो है इस सतह को पार कर जाए। तो इस प्रकार से प्रकाश जो है वो परावर्तित भी हो सकता है किसी सतह से, और प्रकाश जो है किसी सतह को पार भी कर सकता है। तो अब हम जो इस चैप्टर के अंदर जो है मुख्य रूप से हमारा जो फोकस जो रहेगा वो रहेगा कि प्रकाश का जो ये परावर्तन जो होता है इसके ऊपर। तो हम पहले देखेंगे कि इस परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, वो नियम कौन कौन से होते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया आपको कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण तथा पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थ ये हुआ कहने का, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही इस दर्पण के ऊपर जब कोई प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो ये किरण कहलाती है आपतित किरण, और ये परावर्तन के पश्चात जो जाती हुई किरण जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आगे बताया गया है कि दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो दर्पण जो है, इस दर्पण से जहां पर आपतित किरण जब टकरा रही है उस बिंदु से इस दर्पण के 90 डिग्री पर जो लाइन खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभिलंब। तो ये है आपतित किरण, जहां पर ये टकरा जाती है दर्पण से, उसके बाद में ये परावर्तित हो जाती है, और ये जो आपतन जो बिंदु जो होता है, इस आपतन बिंदु से इस दर्पण के 90 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभिलंब। आगे देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अर्थात जो आपतित किरण और अभिलंब का ये जो बीच का कोण है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। आगे देखिए, यहां बताया गया कि जो आपतन कोण जो होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि ये जो कोण जो है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का परावर्तन कोण, आपतन कोण दिखाया गया है यहाँ I से और परावर्तन कोण दिखाया गया है R से। तो ये नियम बोलता है कि जो आपतन कोण जो होता है I वो परावर्तन कोण R के हमेशा बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में उपस्थित होते हैं। जैसा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और ये आपतन बिंदु ये सभी जो हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं। अगला नियम बताया गया है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं तरफ तथा दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि हम देखते भी हैं कि दर्पण में जब हम देखते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो बायां भाग जो होता है वो दाईं तरफ दिखाई देता है और दायां भाग जो होता है वो बाईं तरफ दिखाई देता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है, इस परिघटना को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। तो ये थे कुछ परावर्तन के नियम। आगे बताया गया है कि परावर्तन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। तो देखिए, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन क्या होते हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं रहती
तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इसके विपरीत दर्पण किसी चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो समांतर किरणें देखिए, दोनों के अंदर समांतर किरणें गिर रही हैं। आपतित किरणों पर ध्यान दीजिए, जो आपतित किरणें जो काले उसमें जो दिखाई गई हैं लाइनों में, वो हैं आपतित किरणें। ये आपतित किरणें जो हैं जब दोनों पृष्ठों पर जब गिर रही हैं तो देख रहे हैं कि ये जो पृष्ठ जो है वो क्या है कि एक प्लेन पृष्ठ नहीं है, एक खुरदरा पृष्ठ है, जबकि दूसरा प्लेन जो है वो एक समतल प्लेन है। अब क्या होगा कि जब समांतर किरणें जब किसी खुरदरे पृष्ठ पर जब गिरती हैं तब ये क्या होगा, परावर्तन के पश्चात किरणें समांतर नहीं रहेंगी, लेकिन जो नियमित परावर्तन जो होगा उसमें क्या है कि किरणें जो हैं एक यदि समतल पर गिरती हैं तो आपतन के बाद में भी किरणें जो हैं वो क्या रहती हैं, समांतर रहती हैं। तो इस प्रकार का जो परावर्तन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन। और ये जो परावर्तन जो होता है इसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन में समांतर किरणें जो होती हैं, आपतित समांतर किरणें, वो परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती, जबकि नियमित परावर्तन में किरणें आपतन के बाद में परावर्तन के समय भी समांतर रहती हैं। आगे बताया गया है कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है और इसका उदाहरण बताया गया है बहुप्रतिबिंब। जैसा कि आप कई बार नाई की दुकान में आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक शीशे के पीछे जब दूसरा शीशा जब लगाया जाता है तब क्या होता है कि बहुत से प्रतिबिंब जो हैं वो हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। ये घटना जो है वो क्यों होती है, ये घटना होती है कि परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तित जब किया जाता है तब इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। और उसका उदाहरण क्या हो सकता है, बहुप्रतिबिंब। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है और इसमें 7 रंग होते हैं। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की जो घटना जो होती है उसे कहते हैं विक्षेपण। तो प्रकाश जो होता है उसके अपने रंगों में विभाजित होने की जो घटना जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विक्षेपण। और विक्षेपण की एक प्राकृतिक परिघटना भी हम कई बार देखने को मिलती है। उस प्राकृतिक परिघटना वो कौन सी होती है, वो होती है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष जो है विक्षेपण को दर्शाने वाली एक कौन सी घटना है, एक प्राकृतिक परिघटना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया गया कि नेत्र की संरचना के बारे में, कि नेत्र की संरचना जो है वो किस प्रकार से होती है। तो हमारे नेत्र की आकृति लगभग क्या होती है, गोलाकार होती है और नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है, यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्र भाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। तो इसमें चित्र में आप देख सकते हैं कि आगे का जो भाग जो है वो कठोर होता है, जो क्या होता है किसी दुर्घटना से हमारी सुरक्षा करता है। उसके बाद अंदर जो भाग जो दिखाई देता है उसके बाद में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना देखते हैं जिसे पारितारिका या आइरिस कहते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि पेशीय संरचना जो कॉर्निया के पीछे की साइड में जो दोनों तरफ जो दिखाई गई है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पारितारिका या आइरिस। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को पारितारिका या आइरिस द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। पारितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। अर्थात जैसे कई बार हम देखते हैं किसी की आंखों का रंग भूरा होता है, किसी की आंखें जो है नीली होती हैं, किसी की आंखें काली होती हैं, तो उनका आंखों का रंग जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो पारितारिका द्वारा या आइरिस द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। पारितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। नेत्र की संरचना के बारे में और आगे देखते हैं कि पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि पुतली के पीछे जो है वो एक लेंस होता है और लेंस जो होता है उसी पर क्या होती है कि जो प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो पीछे फोकसित होती हैं और जिस स्थान पर ये किरणें फोकसित होती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेटिना या दृष्टिपटल। और वहां से रेटिना के अंदर क्या होता है, वहां अनेक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। उन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा जो चित्र जो बनता है उसको तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा कहां पहुंचाया जाता है, मस्तिष्क में
पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से ये थी पूरी नेत्र की संरचना। अब जो ये तंत्रिका कोशिकाएं जो मस्तिष्क की सूचना को पहुंचा रही हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है शंकु तंत्रिका कोशिका, जो क्या करती है, तीव्र प्रकाश के प्रति सुग्राही होती है, और एक होती है शलाकाएं जो मंद प्रकाश के प्रति सुग्राही होती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं आंख के अंदर? दो प्रकार की, एक तो शंकु और एक शलाकाएं। शंकु जो होती हैं वो तीव्र प्रकाश के प्रति सुग्राही, और शलाकाएं जो होती हैं वो मंद प्रकाश के प्रति सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु जो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो रंगों या वर्णों की सूचनाएं भी देती हैं। दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका उपस्थित नहीं होती, और उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उस बिंदु को कहा जाता है अंध बिंदु। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, और यह लगभग कितने समय तक बना रहता है? 1/16 सेकंड तक ये बना रहता है। आगे देखते हैं ब्रेल पद्धति क्या है। तो देखिए बच्चों, तो जो चाक्षुक विकृति युक्त व्यक्ति होते हैं या अंधे व्यक्ति जो होते हैं, उनके पढ़ने लिखने के लिए एक पद्धति काम में ली जाती है जिसका नाम है ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति जो है वो एक वैज्ञानिक ने विकसित की थी जिनका नाम था लुई ब्रेल, और लुई ब्रेल ने यह पद्धति जो है वो कब विकसित की थी? तो इस पद्धति को उन्होंने विकसित किया था 1821 के अंदर। इस पद्धति का जो आधुनिक रूप जो है वो 1932 के अंदर अपनाया गया। इस पद्धति के द्वारा क्या हो सकता है कि इससे सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए एक ब्रेल कोड होता है। इसके अंदर ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को भी पढ़ा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ब्रेल जो पद्धति जो होती है ये, या ब्रेल कोड जो होते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे कि ब्रेल पद्धति में 63 बिंदु की पैटर्न अथवा छाप है। प्रत्येक छाप पर एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चय या सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक कोटि को प्रदर्शित करती है। तो ये जो देखेंगे हम इसके अंदर कि किस प्रकार से इससे हम एक अक्षर का भी पता लगा सकते हैं, अक्षरों के समुच्चय का भी पता लगा सकते हैं, या इससे हम कोई व्याकरणिक चिन्ह जो है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर जब उभारा जाता है तो ये चाक्षुक विकृति युक्त व्यक्तियों को छुपकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। तो ये जो लिखा गया है इसके अंदर पूरा, इसको मैं इस डायग्राम द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि इस प्रकार से ब्रेल कोड होते हैं। जैसे कि ये पहला ब्रेल कोड जिसमें आपको दिखाया गया है, तो इसमें बताया गया है कि कोई भी जो कोड जो होगा उसके अंदर हमेशा 2 पंक्तियां होगी। ऊर्ध्वाधर कितनी पंक्तियां होगी? 2 पंक्तियां होगी ऊर्ध्वाधर। जैसे पहली पंक्ति, दूसरी ऊर्ध्वाधर पंक्ति। इसमें भी पहली ये ऊर्ध्वाधर पंक्ति, दूसरी ऊर्ध्वाधर पंक्ति, और 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के अंदर कुल जो है 36 पंक्तियां जो हैं वो कितनी होंगी? वो होंगी 3। और इनके द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी अक्षर को भी बता सकते हैं, किसी अक्षरों के समूह को भी बता सकते हैं, या किसी व्याकरणिक चिन्ह को भी बता सकते हैं। जैसा कि यह बताया गया है, इसमें जैसे 2 डॉट बने हुए हैं और 2 इसमें डैश के निशान जो लगे हुए हैं, इनका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये वर्ड लिखा हुआ है क्या? सी। तो इस C1 का मतलब हमें इससे पता लग जाएगा, और इसको छूने के लिए इनके उभार को थोड़ा बाहर की तरफ निकाला जाता है ताकि इनको छूने से पता लग जाए कि यहाँ पर ये 2 गोले आगे निकले हुए हैं, और इस प्रकार से इसमें टोटल नीचे 4 डैश हैं। तो इस प्रकार से इसका पता लग जाएगा ये सी यहाँ पे अक्षर लिखा हुआ है कुछ। जैसे आगे लिखा हुआ है तो इससे पता लग जाएगा जिसके अंदर एक गोला होगा और एक डैश होगा और बाद में नीचे 2 डैश के डंडे और होंगे, तो इससे पता लग जाएगा ये ए लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आगे टी। तो इस प्रकार से अक्षरों को हम उसके प्रत्येक अक्षर के लिए एक नया ब्रेल कोड होता है, और ये टोटल जो है वो कुल कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये हो सकते हैं कुल 63 प्रकार के। इससे हम कुछ एक शब्द का भी पता लगा, शब्द समुच्चय का भी पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये टोटल जिसमें 5 गोले और 1 डैश बना हुआ है, तो इसका मतलब है ये एंड है। इसका क्या मतलब है? ये एंड। और इसी प्रकार से हम यदि कोमा का यदि पता लगाना हो, कोई व्याकरणिक चिन्ह का पता लगाना हो, तो इसके माध्यम से भी व्याकरणिक चिन्हों का पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ब्रेल पद्धति जो होती है वो कार्य करती है, जिसमें कुल कितनी ऊर्ध्वाधर लाइनें होंगी? तो ऊर्ध्वाधर लाइन होंगी इसमें 2, जिसके अंदर कुल 36 पंक्तियां जो हैं वो कितनी होंगी? 3। और इससे हम क्या
कुछ अक्षरों का भी पता लगा सकते हैं, या कोई अक्षरों का एक समुच्चय का भी पता लगा सकते हैं, या किसी व्याकरणिक चिन्ह का भी इससे पता लगा सकते हैं। तो ये थी आपके ब्रेल पद्धति, जिससे जो अंधे व्यक्ति होते हैं या चाक्षुक विकृति युक्त व्यक्ति जो होते हैं उनके पढ़ने लिखने के लिए ये पद्धति जो है वो काम में ली जाती है। और इस पद्धति को किसने विकसित किया था? इस पद्धति को विकसित किया था लुई ब्रेल ने। और कब विकसित किया था? 1821 के अंदर। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था प्रकाश। तो इसमें हमने क्या कुछ पढ़ा? तो इसमें हमने सब कुछ, सबसे पहले जो है प्रकाश से संबंधित हमने कुछ सामान्य इसके नियम देखे थे, जिसमें हमने परावर्तन के जो नियम जो है उसको देखा कि उसमें देखा कि हमने जो आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब बिंदु जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? हमेशा एक तल में स्थित होते हैं। आगे हमने देखा कि जैसे दर्पण के अंदर जो बायां भाग जो होता है वो दाईं तरफ दिखाई देता है, दायां भाग जो होता है वो बाईं तरफ दिखाई देता है। इस परिघटना को हमने क्या बोला था? इस परिघटना को हमने कहा था पार्श्व परिवर्तन। तो इस प्रकार हमने परावर्तन के स्टार्टिंग में नियम देखे थे। उसके बाद जो है हमने आंख की संरचना के बारे में पढ़ा। आंख की संरचना के बारे बाद में जो है हमने जो ब्रेल पद्धति जो है वो किस काम में ली जाती है और किस प्रकार से ब्रेल पद्धति के अंदर कोड होते हैं उसके बारे में जाना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।